हाय बच्चा पार्टी, मेरा नाम है शुभम पाठक और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9 की एसएसटी। चैनल का नाम है सीबीएसई क्लास 9 टॉपर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई क्लास 9 पे फोकस होता है। तो आज की एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और साथ में सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन दिखता है आपको, वो भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो यूट्यूब आपको इन्फॉर्म कर दे। तो चलो मैं बताती हूँ कि फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया चैप्टर हमारे लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि हर साल सीबीएसई क्लास 9 के फाइनल एग्जाम्स में इसमें से 3 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। 5 मार्क के क्वेश्चन भी इस चैप्टर से कई बार आते हैं। तो ये चैप्टर पॉइंट ऑफ फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। इस लेक्चर को देखने के बाद या देखने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी वन स्टॉप सोल्यूशन। साथ में जहां जहां से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आपको बताती हुई चलूंगी, तो लेक्चर को पूरा जरूर देखिएगा। और बीच में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे देंगे उनका नाम अगली क्लास में अनाउंस होने वाला है। सो डोंट फॉरगेट कि वो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना है अपने पूरे नाम के साथ, टू बी द विनर that would be announced in the next class. So let's start with the chapter food security of India. ना बच्चा, जब हम सोचते हैं फूड सिक्योरिटी तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगर आपको 3 वक्त की रोटी मिल रही है या 2 वक्त का अच्छा खाना मिल रहा है तो मतलब फूड सिक्योरिटी है ना। फूड का मतलब खाना, सिक्योरिटी का मतलब कि यार खाना हमेशा हमारे पास रहेगा, उसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। तो हमें जब फूड सिक्योरिटी वर्ड हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ खाने की अवेलेबिलिटी आती है। बट एक्चुअली में जब हम इकोनॉमिक्स में फूड सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो इतनी इजी डेफिनेशन से काम नहीं चलता है। एक्चुअली सालों की रिसर्च के बाद, सालों की स्टडीज के बाद हमने ये निकाला है कि फूड सिक्योरिटी की अच्छी डेफिनेशन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, या आप बोल सकते हो 3 डायमेंशंस होते हैं। तो फूड सिक्योरिटी तभी होगी जब ये तीनों डायमेंशंस किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में फुलफिल हो पाएंगे। पहला डायमेंशन है बच्चा, पहला डायमेंशन है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो पहले तो खाना अवेलेबल होना पड़ेगा। अच्छा, खाना अवेलेबल सबको होना पड़ेगा। अगर मैं बोल रही हूँ इंडिया फूड सिक्योर है कि नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाटाज और अंबानीज के घर में खाना है कि नहीं। इसके मतलब ये है कि इंडिया के एक एक सिटीजन को खाना अवेलेबल है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी में सब लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पे मोस्टली लोग खेती करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि राजस्थान जैसी स्टेट में जहां पे बहुत ज्यादा फर्टाइल मिट्टी नहीं है वहां पे भी सबको खाना मिल रहा है कि नहीं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब है कि सबको खाना अवेलेबल है कि नहीं। लोग खाने के पास चल के ना जाएं, खाना उनकी विसिनिटी में होना चाहिए, उनके आसपास होना चाहिए, ताकि उनको बेसिक रिक्वायरमेंट, खाना क्या है, हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे सांस लेना जरूरी है वैसे ही खाना खाना जरूरी है। सांस नहीं लोगे तो 4-5 मिनट में डेथ हो जाएगी, खाना नहीं खाओगे तो 2-3 दिन में डेथ हो जाएगी। लेकिन खाना इज ऑल्सो इक्वली एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, राइट। सो खाने की अवेलेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ बाकी 2 डायमेंशंस भी हमारी फूड सिक्योरिटी में होनी चाहिए। दूसरी डायमेंशन है बच्चा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब क्या खाना आपके आसपास अवेलेबल है। मान लो आप बैंगलोर में रहते हो और बैंगलोर में कोई सूखा पड़ा हुआ है और आपको खाने के लिए मैसूर जाना पड़ रहा है या पौंडीचेरी जाना पड़ा है लेने, तो क्या वो फूड सिक्योरिटी में आएगा? नो, दैट सिचुएशन इन बैंगलोर वुड नॉट बी काउंटेड इन फूड सिक्योरिटी। व्हाई? बिकॉज फूड शुड बी एक्सेसिबल। गरीब से गरीब इंसान की रीच में होना चाहिए खाना, अमीर से अमीर इंसान की रीच में होना चाहिए खाना, लोअर कास्ट के रीच में भी होना चाहिए, औरतों की भी रीच में होना चाहिए, छोटे बच्चों की भी रीच में होना चाहिए। खाना हमेशा क्या होना चाहिए? रीच में होना चाहिए। खाना हमेशा जब आप चाहो आपको अवेलेबल हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट एक्सेसिबिलिटी मीन्स। अगर आपको खाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है, आपको खाने को अवेलेबल करवाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट मारना पड़ रहा है, मतलब कि खाना आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, वो एक्सेसिबल नहीं है, राइट। थर्ड पॉइंट, अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है, मान लो आप दिल्ली शहर में रहते हो, दिल्ली में खाना ही खाना मिल रहा है, लेकिन खाना इतना महंगा मिल रहा है कि आपकी पॉकेट से, आपके बजट से बाहर है। तो क्या उस सिचुएशन को फूड सिक्योरिटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि खाना वो अवेलेबल चाहे जितना मर्जी हो जाए। हो सकता है आपके बगल में ही कोई ठेला लगा हो, आपके सामने ही कोई रेस्टोरेंट हो, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है ना। अगर आप वो खाना खरीद के नहीं खा पा रहे हो, अपनी भूख नहीं मिटा पा रहे हो, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हो, तो मतलब उस खाने की आपके लिए कोई कीमत नहीं है। तो फूड सिक्योरिटी एक जगह में या एक देश में तभी आएगी जब खाना सब लोगों को अवेलेबल होगा, सब लोगों के आसपास होगा, एक्सेसिबल होगा, रीच में होगा और अफोर्डेबल होगा फॉर ऑल द पीपल इन द नेशन। देन ओनली वी विल बी कॉलिंग इट अ फूड सिक्योरिटी। अब
जब फूड सिक्योरिटी की बात आ रही है तो फूड इनसिक्योरिटी की बात भी आएगी, यानी कि अगर खाना अवेलेबल नहीं होगा या किसको खाना अवेलेबल नहीं होगा, जरा सोच के देखो। एक सोसाइटी में मान लो कोई विपदा आई है, कोई कैलेमिटी आई है, सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, कुछ भी आया, कोविड-19 आया, रीसेंट एग्जांपल हम सबने देखा है, राइट। कोविड-19 आया, एक पैंडेमिक आ गया। सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग कौन हो सकते हैं? कौन से लोग हो सकते हैं जिन्हें खाना अवेलेबल नहीं हो सकता, एक्सेसिबल नहीं हो सकता है या अफोर्डेबल नहीं हो सकता है? हो सकते हैं ना पुअर वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स। सो एग्जैक्टली बच्चा, आपने बिल्कुल सही सोचा। फूड इनसिक्योरिटी की जब बात आती है, देश में कोई विपदा आती है या फैमिली में कोई विपदा आती है, राइट, कुछ भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपकी खाने की अवेलेबिलिटी या एक्सेसिबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी पे आंच आती है, तो उस सिचुएशन को आप फूड इनसिक्योरिटी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग कौन से होते हैं? गरीब लोग होते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है। तो पावर्टी लाइन से जो नीचे वाले लोग हैं वो तो डेफिनेटली फूड इनसिक्योर है एक देश में। उन्हें आज का खाना मिल गया, कल का मिलेगा कि नहीं मिलेगा उन्हें भी नहीं मालूम। लेकिन जब देश में कोई नेशनल डिजास्टर आता है या ग्लोबल डिजास्टर आता है, जैसे कि पैंडेमिक, जैसे कि सुनामी, राइट, कोविड-19 या सुनामी, उस टाइप की सिचुएशन में पावर्टी लाइन से जस्ट ऊपर वाले लेयर्स भी जो होती है ना, वो भी फूड इनसिक्योरिटी के भंवर में फंस जाती हैं। क्योंकि कोविड-19 में क्या हुआ था, मान लो एक आदमी था जो ठेला लगाता था, केले बेचता था, उसके केले बहुत अच्छे बिकते थे, कॉलेज के सामने बेचता था, कॉलेज के बच्चे खाते थे, राइट। लेकिन कॉलेज बंद हो गया कोविड-19 में, बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे, अब ठेले वाला बेचारा कहाँ जाए? उसने एक दो जगह ट्राई किया केले का ठेला लगाने का, लेकिन सब लोग घर से बाहर ही निकल रहे हैं, लॉकडाउन से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो यूजुअली वो बेसिक मतलब पावर्टी लाइन से क्या पता ऊपर था, कोविड-19 से पहले वो क्या पता पावर्टी लाइन से ऊपर था, अपना गुजर बसर कर रहा था अच्छे से। लेकिन कोविड-19 से वो क्या आ गया? पावर्टी लाइन से नीचे आ गया। तो कहने का मतलब है बच्चा, जब डिजास्टर आता है तो सिर्फ पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर खतरा नहीं होता फूड इनसिक्योरिटी का, उससे जस्ट ऊपर वाले लोगों के ऊपर भी खतरा होता है फूड इनसिक्योरिटी का। क्योंकि एक नेचुरल कैलामिटी में ये सारी चीजें होती हैं, सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। और स्पेशली डेवलपिंग नेशंस, जो थोड़े से कम पैसे वाले देश है, उनकी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, कैलामिटी का मतलब नेचुरल डिजास्टर आता है, तब क्या होता है? खाने का प्रोडक्शन रुक जाता है। अब भैया कहीं पे लैंडस्लाइड हो रखी है, सारे पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो रखी है, तो वहां पे लोग खेती तो नहीं करेंगे ना। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे नेचुरल कैलामिटी आती है, वहां पे खाने का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब खाने का प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब खाना कम है, खाने वाले लोग ज्यादा हैं खाने से, तो खाने के प्राइसेस क्या हो जाएंगे बच्चा? बढ़ जाएंगे। तो जब सबसे पहले प्रोडक्शन बंद होता है जहां पे नेचुरल डिजास्टर आता है, फिर वहां पे खाने की धीरे धीरे शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे शॉर्टेज को देख के लोग प्राइस बढ़ा देते हैं फूड ग्रेन्स के, तो खाने के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते खाने को, और फिर वो स्टारवेशन की स्थिति में चले जाते हैं। छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। कोविड-19 जब फर्स्ट वेव आई थी हमारे पास, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि घर में रहिए, एक हफ्ते के लिए घर में रहिए, उसके बाद एक हफ्ते के बाद बोला था कि इंडेफिनेटली घर में रहिए, बताते कब घर से बाहर निकलना है आपको, राइट। तो जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड-19 की, तो सैनिटाइजर के प्राइस आसमान छू रहे थे। 20-20 ml सैनिटाइजर की बोतल 500 रुपए, 800 रुपए में मिल रही थी महानगरों में। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर की कमी थी। एकदम से लोगों को समझ आया कि कोविड-19 से बचना है तो हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, और डिमांड के साथ साथ सैनिटाइजर के प्राइसेस बढ़ गए। यही होता है बच्चा, यही सिमिलर सिचुएशन इमेजिन करो नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे उस एरिया में आती है जहां पे कैलामिटी आई है। खाना क्योंकि कम अवेलेबल होता है, इसलिए खाने के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और फिर कुछ ही लोग होते हैं जो उस खाने को उतने बढ़े हुए प्राइसेस पे अफोर्ड कर पाते हैं, बाकी लोग जो है भूखे रह जाते हैं, स्टारवेशन की स्थिति आ जाती है। मतलब कि अगर दिन के 3 मील खाने चाहिए तो 1 मील पे गुजारा करते हैं, या 2-2 दिन बीत जाते हैं बिना खाना खाए, क्योंकि खाना उनकी पॉकेट से, बजट से बाहर हो जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ कैलामिटी। नाउ लेट्स कम बैक टू फूड सिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी थोड़ा बहुत तो हमें समझ आ गया है। डेफिनेशन फूड सिक्योरिटी की एनसीईआरटी में क्यों नहीं दी है? इसलिए नहीं दी है बच्चा क्योंकि कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन फूड सिक्योरिटी की दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। सब लोग फूड सिक्योरिटी को अपने अपने तरीके से देखते हैं। और देखो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस का भी तरीका होता है। जो बच्चा 30 मार्क्स लाता है उसके लिए तो 50 मार्क्स अच्छे ही हैं, लेकिन जो बच्चा 80 नंबर लाता है उसके लिए 50 नंबर बुरे हैं, राइट। पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज होता है तो आपका देखने का नजरिया बदल जाता है। सिमिलरली फूड सिक्योरिटी को अलग अलग देश, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 1970s में हमारे यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि फूड सिक्योरिटी तब होगी जब बेसिक खाना सारे लोगों को
हर टाइम अवेलेबल होगा। ये 1975 में यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि अवेलेबिलिटी एट ऑल टाइम्स ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ बेसिक फूड। जब बेसिक खाना सही मात्रा में हमेशा लोगों को अवेलेबल होगा तो फूड सिक्योरिटी होगी। फिर अमर्त्य सेन हमारे देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं। अमर्त्य सेन ने बोला कि इस डेफिनेशन में एक कमी है, इसमें एंटाइटलमेंट जरूर आना चाहिए, इसमें एक्सेस टू फूड जरूर आना चाहिए। तो अमर्त्य सेन ने बोला कि खाना अवेलेबल है, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, खाना एक्सेसिबल भी होना चाहिए, ये वाला पॉइंट भी इस डेफिनेशन में डालो। ठीक है, फिर थोड़े साल बाद क्या हुआ, 1995 में वर्ल्ड फूड समिट हुई, है ना। वर्ल्ड फूड मतलब दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और तब एक अच्छी सी डेफिनेशन सामने आई। वर्ल्ड फूड समिट में ये बोला गया कि फूड सिक्योरिटी, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे बात करो, एक घर लेवल पे, फैमिली लेवल पे बात करो, चाहे वो रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे बात करो, फूड सिक्योरिटी तभी आएगी जब सारे लोगों को सारे टाइम फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होगा सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का। फिजिकल मतलब कि आपके आसपास खाना मिल रहा होगा, इकोनॉमिक मतलब जो खाना मिल रहा है वो आप अफोर्ड भी कर सकते हो। तो तभी फूड सिक्योरिटी आएगी जब सब लोग फिजिकली और इकोनॉमिकली खाने को अफोर्ड कर पाएंगे। और कैसा खाना, सेफ खाना, ये नहीं कि आप खाना खरीद तो पा रहे हो लेकिन वो जो खाना है वो पौष्टिक नहीं है, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, या वो जो है खराब खाना है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट खरीद पा रहे हो आप क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है, दैट इज नॉट फूड सिक्योरिटी। जब आप अच्छा, सेफ, न्यूट्रिशियस खाना फिजिकली और इकोनॉमिकली अपनी डाइटरी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अफोर्ड कर पाओगे, उस सिचुएशन को बोलेंगे फूड सिक्योरिटी। ये कब आया, 1995 की डेक्लेरेशन में ना। बाद में इसी डिक्लेरेशन ने बोला कि पॉवर्टी इराडिकेशन बहुत जरूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए, कि अगर एक्सेस टू फूड रखना है, फूड सिक्योरिटी किसी देश में लानी है तो पॉवर्टी पे भी टारगेट करना पड़ेगा। तो देखा कितनी अलग अलग डेफिनेशन हो गई। यूनाइटेड नेशन ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन दी थी, अमर्त्य सेन ने उसमें थोड़ा सा तड़का लगाया, बोला एक्सेस वर्ड को यूज करो। फिर फूड एसोसिएशन, फूड समिट ऑफ द वर्ल्ड ने तो बहुत भारी भरकम सी डेफिनेशन दे दी। और हमारी एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन है, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग डेफिनेशन है हमारी फूड सिक्योरिटी। नाउ लेट्स कम बैक टू फूड इनसिक्योरिटी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जब नेशनल डिजास्टर्स आते हैं, नेशनल तो नहीं, नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो फूड इनसिक्योरिटी उस पर्टिकुलर जगह की बढ़ जाती है। हमारे देश में बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए हैं, कोविड-19 बीइंग वन ऑफ देम, राइट। अब मैन मेड है, नेचुरल है, वो तो डिबेटेबल है, बट डिजास्टर तो था। लेकिन सबसे बड़ी फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन जो देश में आई थी वो आई थी 1943 में, जब देश आजाद नहीं हुआ था। उसे बोला जाता है बंगाल का फेमीन। फेमीन को बच्चा हिंदी में बहुत छोटे से शब्द से डिनोट किया जाता है जिसका मतलब है सूखा। लेकिन इस शब्द की विथ पे मत जाओ, शब्द के अर्थ पे जाओ। सूखा पड़ना, फमीन आना कहीं पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो बंगाल में फमीन आया था 1943 में, उसने 30 लाख लोगों की जान ली थी बच्चा, 30 लाख लोगों की। और ये रिकॉर्डेड नंबर है, अनरिकॉर्डेड नंबर 30 लाख से ऊपर ही रहा होगा। और मोस्टली जब ये 30 लाख लोगों में से ज्यादातर मौत किसकी हुई थी, मछुआरों की हुई थी, लैंडलेस लेबरर की हुई थी, कैजुअल वर्कर्स की हुई थी। क्यों? बिकॉज दोज वर द पीपल जो या तो पावर्टी लाइन से ऑलरेडी नीचे थे या तो पावर्टी लाइन से जस्ट ऊपर थे। तो जो हमने पहले अभी पढ़ा कि जब फूड इनसिक्योरिटी होती है, सॉरी, जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो फूड इनसिक्योर कभी कभी पावर्टी लाइन के जस्ट ऊपर वाले लोग भी आ जाते हैं। तो फिशरमैन हो गए, लैंडलेस लेबरर हो गए, उनको यूजुअली थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत आपकी कमाई हो जाया करती थी। लेकिन जब सूखा ही पड़ गया, जब खेती ही नहीं हो रही है, तो फिर आप किसके खेत में काम करोगे? और जब कोई काम करवाने के लिए नहीं है तो आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो खाना कहां से खरीदोगे, राइट। सो मोस्टली द पीपल हु डाइड बिलोंग्ड टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नाउ बिफोर वी गो हेड, एक बार एक टेक्निकल डेफिनेशन फेमीन की देख लेते हैं, क्योंकि यहां से आता है 1 मार्क का क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से 3 क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। एक फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन जिसमें आपने वो 3 डायमेंशंस लिख के आनी है। दूसरा बनता है कि जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो फूड सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ता है, जो मैंने आपको बुलेट पॉइंट्स बना के बता दिया है। और तीसरा क्वेश्चन बनता है फेमीन की डेफिनेशन। तो इतने टॉपिक्स में से यही 3 क्वेश्चन बनते हैं, आगे आगे मैं बाकी क्वेश्चंस बताऊंगी। एनीवे, फेमीन, अ सिचुएशन ऑफ वाइड
स्प्रेड दैट, फेमीन एक ऐसी सिचुएशन होती है, सूखा पड़ना ये मतलब नहीं है बच्चा कि खेती नहीं हो रही, सूखा पड़ना एक गंभीर सिचुएशन है, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि बहुत सारी डेथ होने लगती है क्योंकि लोगों के पास भुखमरी की सिचुएशन होती है, स्टारवेशन की सिचुएशन होती है, एपिडेमिक आ जाता है। एपिडेमिक क्या होता है बच्चा? व्हाट इज पैंडेमिक? ग्लोबल कोविड-19 वाज अ पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी सिचुएशन जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रही है या दुनिया के मोस्ट कंट्रीज को इफेक्ट कर रही है। जैसे कोविड-19 हमारा सिर्फ इंडिया में नहीं था, वो बहुत सारे देशों में फैला हुआ था। नाउ व्हाट इज एपिडेमिक बच्चा? एपिडेमिक का मतलब होता है ऐसी कोई दिक्कत या ऐसी कोई विपदा जो एक पर्टिकुलर एरिया में आती है। तो व्हेन वी आर सेइंग एपिडेमिक, फेमीन इज एन एपिडेमिक, इसका मतलब ये है कि फेमीन कभी पूरी दुनिया में तो आज तक आया नहीं कि पूरी दुनिया में ही सूखा पड़ गया, राइट? पूरी दुनिया में सूखा पड़ जाएगा तो वो तो आएगा एकदम कयामत का दिन और पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो फेमीन जब भी आता है तो वो क्या एक एपिडेमिक की तरह आता है। जैसे बंगाल फेमीन सिर्फ बंगाल में था, रेस्ट ऑफ द इंडिया में नहीं था, या फिर वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में नहीं था, राइट? सो एपिडेमिक आता है फेमीन में और वाइड स्प्रेड डेथ होती है क्योंकि लोगों के पास खाना नहीं होता और लोग भुखमरी से मर जाते हैं, या तो उनके पास खाना बिल्कुल ही नहीं होता, या तो होता है तो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर अवेलेबल होता है जो वो कंज्यूम अगर करते हैं तो उससे बीमारी से मर जाते हैं, या फिर उनकी बॉडी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के अगेंस्ट जवाब दे देती है, राइट? जब भी एक जगह सूखा पड़ता है, जैसे बंगाल फेमीन पड़ा था, सबका इमीडिएट कॉज ये नहीं होता कि खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि उनके पास मान लो 2 रुपए 3 रुपए खाना खरीदने के लिए अपने बच्चों के लिए, गरीब लोगों के पास, राइट? अब उसमें कोई इंसान बोल रहा है कि ये खाना है एक्सपायर्ड है, थोड़ा 4-5 महीने पहले एक्सपायर्ड हो चुका है, खाना है तो खा, नहीं खाना है तो ना बता। अब उस सिचुएशन में वो गरीब इंसान क्या करेगा? वो 2-3 रुपए देके वो खाना खरीद लेगा यार कि चल यार एक्सपायर्ड ही सही, कम से कम पेट तो भरेगा। लेकिन वो एक्सपायर्ड खाना आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा? गड़बड़ करेगा और बाद में हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए एक्सपायर्ड खाना खाने की वजह से। तो जरूरी नहीं है कि इन डायरेक्टली फेमीन में डेथ हो खाने की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से, कभी कभी कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से भी डेथ हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कोविड-19। कोविड-19 का जो पैंडेमिक आया था उससे भी हमारी देश की फूड सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा असर पड़ा था। एक्चुअली कोविड-19 ने इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वो हमें एकदम से दिखा दिया था। कितने सारे कैजुअल वर्कर्स की मूवमेंट को रोक दिया गया था। आनंद विहार बस स्टेशन की तो हालत खराब थी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने वो देखी थी न्यूज पे, रोजाना देख रहे थे हम लोग कि कैजुअल वर्कर्स का जो मूवमेंट था रोक दिया गया था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो कोविड-19 फैलेगा, ये बोल के उन्होंने मूवमेंट रोक दिया था। अब कैजुअल वर्कर्स को बेचारों को घर जाना था, क्योंकि देखो कैजुअल वर्कर्स के पास ऐसा नहीं होता। ये जो छोटे छोटे ठेला लगाने वाले या जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती कि हाँ जी 20,000 रुपए 50,000 रुपए बैंक में सेव्ड है। वो रोजमर्रा की कमाई से अपना पेट पाल रहे होते हैं। आज 200 रुपए कमाया 200 रुपए का खाना खा लिया, कल 100 रुपए कमाया 100 रुपए का खाना खा लिया, तो उनका काम ऐसे चल रहा होता है। अब जब कोविड-19 आया तो सारी चीजें बंद हो गई, कंस्ट्रक्शन साइट्स बंद हो गई, सारा काम वाम बंद हो गया, पूरी सोसाइटी बंद हो गई, एक तरीके से सब कुछ ठप हो गया। तो कैजुअल वर्कर्स का क्या हो गया? वहां पे उनको पैसे मिलना बंद हो गए। अब उसी सिचुएशन में आपने क्या किया? उनकी मोबिलिटी भी रोक दी, मूवमेंट भी रोक दी। तो अब बेचारे जिनके पास पैसे नहीं है और उनका काम जो है चौपट हो गया है, अब उनके पास काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, वो अपने घर ही जाना चाहेंगे, वो अपने गांव जाना चाहेंगे कि यार वहां पे रह लेंगे, वहां पे कम से कम जी तो पाएंगे मेरे बच्चे। लेकिन यहाँ शहर में वो कैसे अफोर्ड करेंगे? सारी चीजें महंगी आती है, आपको रेंट भी देना पड़ता है, अब वो सब कैसे अफोर्ड करोगे, राइट? सो उन लोगों को अपने घर जाना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनका मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट हुआ। उनके पास सामान नहीं थे। कितने लोग पैदल 700 800 किलोमीटर चल के अपने घर गए हैं। दिल्ली से बिहार, दिल्ली से वेस्ट बंगाल, इतनी दूर तक का लोगों ने क्या किया है? सफर तय किया है। तो पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पे बहुत ही ज्यादा बाधा आ गई थी कोविड-19 सिचुएशन में। ना ये तो हो गया नेचुरल कैलामिटीज वाला पॉइंट। Now let's talk about generally जब फूड अवेलेबल होता भी है सोसाइटी में, जब नेचुरल डिजास्टर नहीं भी आए होते हैं, तो कौन से लोग हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं? तो लेट्स डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होते हैं गांव के लोग, एक होते हैं शहर के लोग। गांव में देखा गया है, और ये डेटा बोल रहा है, ये एनसीईआरटी बोल रही है कि फूड इनसिक्योर वो लोग होते हैं गांव में जो लोग लैंडलेस लोग होते हैं।
देखो गांव में अधिकतर क्या होती है, खेती होती है, और अगर आप गांव में रहते हो और आपके पास खेत नहीं है तो आप मतलब आप दूसरे के खेत में काम करोगे। अब दूसरे के खेत में जब आप काम करोगे तो कभी आपको काम मिलेगा, कभी आपको काम नहीं मिलेगा, कभी आपके पास खाना होगा, कभी आपके पास खाना नहीं होगा, राइट। सो लैंडलेस पीपल आर मोस्टली फूड इनसिक्योर इन द इंडियन विलेजेस। नाउ सेकंड इज ट्रेडिशनल आर्टिसंस। पहले हाथ से बनी हुई चीजें बहुत लोग यूज किया करते थे, सब लोग प्लास्टिक, अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब यूज करते हैं। तो हाथ से काम करने वाले जो कारीगर है छोटे छोटे इंडिया के गांव में, उन लोगों को क्या हो गया है, अब बहुत प्रॉब्लम हो गया, उनका सामान बिकता नहीं है, उनके पास पैसे आते नहीं है, पावर्टी में रहते हैं वो लोग, हंगर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो फूड की भी उनके पास कमी होती है। नाउ बेगर्स, ऑब्वियसली भिखारी हैं, अगर गांव गांव के भिखारी हैं तो बिल्कुल भी उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो खाना तो कहां से आएगा। देन पेटी सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद का काम करते हैं। मान लो कोई इंसान है जो जिसने चारा काटने की मशीन लगाई हुई है, और वो उसके पास आप चारा लेके जाते हो, वो चारा काट के आपको दे देता है, तब आप अपने जानवरों को खिलाते हो। चारे का मतलब इंग्लिश में फॉडर, राइट। जो जानवर खाना खाते हैं ना, गाय बैल बकरी हमारी तरह रोटियां नहीं तोड़ती, चावल नहीं खाती दाल के साथ, वो क्या खाती, चारा खाती हैं। तो चारा काटने की ना एक मशीन आती है, मान लो किसी आदमी ने चारा काटने की मशीन लगाई है, अब कोविड-19 जैसी सिचुएशन हो गई, या कोविड-19 जैसी सिचुएशन नहीं भी हुई, चारा काटने की मशीन मान लो मार्केट में सस्ती मिलने लग गई, तो जिसके पास गाय बैल थी सबने अपनी अपनी चारा काटने की मशीन खुद ही खरीद ली। भैया 5-5, 6-6 हजार की मिल रही थी, लोगों ने खुद ही खरीद ली। अब जब आपने मशीन लगाई हुई थी चारा काटने की, अब उसका कोई काम नहीं हो रहा, कोई आपसे चारा कटवाने नहीं आ रहा, तो आप क्या चले जाओगे, इमीडिएटली पावर्टी में चले जाओगे। अब जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब आप बहुत ही छोटे लेवल पे सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे होते हो गांव में, और किसी भी वजह से अगर आपका काम ठप पड़ जाएगा तो आप तुरंत ही किस में चले जाओगे, फूड इनसिक्योरिटी वाले ब्रैकेट में चले जाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शहरों का। शहरों में सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग होते हैं जिनको कम पैसों पे रखा जाता है, जैसे घर में काम करने वाली दीदियां, या फिर जिन लोगों को बाहर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आप देखते हो जो कैजुअल लेबर होते हैं। आपको पता है हर बड़े शहर में एक लेबर चौक नाम का चौक होता है, जहां पे आप सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे जाओगे ना, बहुत सारे लोग फावड़ा लेके, बहुत सारे लोग अपने टूल्स लेके, गले में अंगोछा लेके सब खड़े हुए होते हैं। वो वेट कर रहे होते हैं कि कब कोई आएगा और बोलेगा कि हमारे यहाँ ये वाला काम है, तुम्हें करना है तो बताओ, और फिर वो उसकी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उनके कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं होती बच्चा कि हमें कोडिंग आती है, या हमें यूट्यूबिंग आती है, या हमें टीचिंग आती है। उनके पास कोई स्किल नहीं होती है, और इतना कोई टाइम और पैसे नहीं होते कि वो कोई स्किल सीख सके। तो वो क्या करते हैं, वो लेबर चौक पे खड़े रहते हैं, और जब भी किसी को कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई भी ऐसा ऑड सा काम होता है जिसके लिए कोई पर्टिकुलर स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, वो वहां से लेबर उठ के जाती है। तो ये जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, ये तो चलो लेबर चौक हर शहर में जरूरी नहीं है हो, लेकिन जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं जो हर दिन कोई भी काम जो उन्हें मिल जाए वो करना पसंद करते हैं, उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं बच्चा, और उसी की वजह से वो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। साथ में सीजनल वर्कर्स भी होते हैं। मान लो कोई वर्कर है जिसे अच्छे खासे पटाखे बनाने आते हैं, लेकिन पटाखों का सीजन तो दिवाली के टाइम पे ही आएगा ना, सबसे ज्यादा दिवाली के टाइम पे ही हमारे देश में पटाखे फटते हैं। वैसे तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, पोल्यूशन बहुत क्रिएट होता है, लेकिन होता तो है ही। देखो इंडिया में पटाखे आज भी फटते हैं। तो पटाखे बनाने अगर आपको आते हैं, आपकी स्किल है अच्छी, लेकिन आपकी तो सीजनल स्किल है ना, दिवाली के टाइम पे आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपके पास खूब पैसे आ जाएंगे एज अ वर्कर, लेकिन जब दिवाली चली जाएगी तो आपको कोई काम ही नहीं देगा। तो सीजनल वर्कर, कैजुअल लेबर वाली मार्केट के वर्कर्स, और वो वाले वर्कर्स जिनकी तनख्वाह बहुत कम होती है, दीज आर द 3 कैटेगरीज जो शहर में रहने वाले सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग होते हैं। ना आगे जाने से पहले 2 कहानी पढ़ते हैं ऐसी फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर, ताकि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी आए रूरल इंडिया की और अर्बन इंडिया की। तो पहली कहानी है रामू की। बच्चा रामू एक कैजुअल लेबरर है एग्रीकल्चर में, यानी कि रामू को अपना कोई बहुत बड़ा खेत नहीं है, लेकिन रामू बाकी बड़े बड़े खेत वाले लोगों के यहाँ पे क्या करता है, खेती में मदद करता है, और इस बात के उसे पैसे मिलते हैं, राइट। उसका जो सबसे बड़ा बेटा है रामू का, उसका नाम है सोमू। सोमू सिर्फ 10 साल का है, बाकी सारे बच्चे जो है घर में छोटे हैं। सोमू क्या काम करता है बच्चा, पाली का। पाली होता है बच्चा वो इंसान जो गाय बैल बकरियों की देखभाल करता है, उनकी टेक केयर करता है। तो कभी कभी लोग वैसे तो खुद ही देखभाल करते हैं अपनी गाय की, बैल की, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी गाय होती है और आप थोड़े अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग करते हो, तो आप एक लड़का रख लेते हो, एक बच्चा रख लेते हो कि भैया तू गाय की देखभाल कर ले और तुझे मैं थोड़े बहुत पैसे दे दूंगा। तो रामू का सबसे बड़ा वाला बेटा सोमू, जो उनके गांव के सरपंच हैं सतपाल सिंह जी, उनके घर में उनकी गाय बैल के लिए पाली का काम करता है। नाउ सोमू तो एम्प्लॉयड है, पूरा साल उसे जॉब मिलती है,
और उसे साथ में 1000 रुपए मिलते हैं पर महीना अपने काम के लिए। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं रामू के, वो बहुत छोटे छोटे हैं, वो काम नहीं कर सकते और उन्हें स्कूल भेजने के तो बिल्कुल पैसे नहीं है। जो रामू की वाइफ है उसका नाम है सुनहरी, सुनहरी घर का काम करती है। बाकी किसी के घर में, शायद सतपाल, लिखा नहीं हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन शायद सतपाल सिंह जी के यहाँ ही वो क्या करती है, घर का काम करती है, उनके घर का काम करती है। लाइफ स्टॉक का काम हो गया, गोबर हटाना, गोबर को अलग ठिकाने लगाना, चारा देना गाय बैल बकरियों को, वो सारा काम करती है। कभी कभी उसे आधा लीटर दूध मिल जाता है, कभी उसे पका हुआ खाना मिल जाता है, कभी कुछ सब्जियां मिल जाती हैं। तो सुनहरी को उसके काम के कोई पैसे नहीं मिलते, उससे क्या मिलता है, पेमेंट काइंड में मिलती है। काइंड में पेमेंट का मतलब देखो, या तो पेमेंट कैश में मिलती है, काइंड में मिलती है। कैश में पेमेंट मिल रही है यहाँ पे सोमू को, काइंड में पेमेंट मिल रही है सुनहरी को कि खाना वाना दे दिया जा रहा है, लेकिन उसे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। बाद में जब उसका खेती का जो सबसे बढ़िया सीजन आता है, जब आपको बीज बोने होते हैं, तब आपको बहुत सारे हाथ चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होते हैं, और जब आपको फसल की कटाई करनी होती है ना, तब आपको बहुत सारी लेबर चाहिए होती है। तो उस टाइम पे सुनहरी अपने हस्बैंड का हाथ भी बटाती है ना। अब एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी होती है बच्चा। जब आप मिट्टी में बीज बो देते हो, अब प्लांट खुद पे खुद उगेगा, आपको प्लांट को उगाना नहीं पड़ता रोज रोज जाके, राइट। थोड़ा बहुत दवाई का छिड़काव कर दिया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल दिया, बस इतना ही काम होता है। तो जो लीन पीरियड होता है, तो सोइंग पीरियड यानी कि बीज डालने वाले पीरियड में आपको बहुत लेबर चाहिए, हार्वेस्टिंग फसल की कटाई वाले सीजन में आपको बहुत लोग चाहिए, लेकिन बीच का जो सीजन है उस सीजन में आपको लेबर की जरूरत नहीं होती है। तो उस टाइम पे रामू को कोई जॉब नहीं मिलती है, 4 महीने वो बिल्कुल घर पे बैठे रहते हैं, या उन्हें कभी कभी जॉब मिलती है तो कहाँ मिलती है, कोई ईंट बनाने की भट्टी लगी हुई है आसपास वाले गांव में, तो वहां पे उन्हें जॉब मिल जाती है, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जॉब मिल जाती है, राइट। अपने पूरे एफर्ट लगाने के बाद भी या तो उन्हें कैश में पेमेंट मिलती है या काइंड में मिलती है। कभी कभी तो वो 2 वक्त की रोटी अफोर्ड कर लेते हैं, कभी कभी तो उनके घर में इतना भी खाना नहीं होता है कि वो सारे बच्चों को भरपेट खाना खिला पाए, तो कुछ बच्चों को घर के भूखे पेट ही सोना पड़ता है। मिल्क और वेजिटेबल उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें देखने को नहीं मिलता है। हफ्ते में एक आधा बार वो दूध या वेजिटेबल खाते हैं, वरना चावल खा लिया उबाल के, थोड़ी सी दाल बना ली, बस इतना ही वो अफोर्ड कर पाते हैं। तो रामू इज डेफिनेटली फूड इनसिक्योर। वो जो 4 महीने का जो टाइम है जहां रामू को बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलती है, उस टाइम पे रामू इज कंप्लीटली फूड इनसिक्योर, क्योंकि उसकी फैमिली के पास खाना नहीं आ पा रहा है। ना दूसरी स्टोरी है बच्चा अहमद नाम के वर्कर की। अहमद रिक्शा चलाने वाला एक आदमी है जो बैंगलोर में रहता है। वो झुमरी तलैया में रहता था, लेकिन झुमरी तलैया से अपनी 2 बहनें और अपने बूढ़े माँ बाप को लेके वो बैंगलोर में शिफ्ट हो गया। अब बैंगलोर में कोई बहुत बड़ा आलीशान घर तो वो अफोर्ड कर नहीं पा रहा था, तो वो किस में रह रहा था बच्चा, स्लम्स में रह रहा था। स्लम को हिंदी में क्या बोलते हैं, झुग्गी। छोटे छोटे जो घर होते हैं ना स्लम्स, उन्हें आप झुग्गी बोलते हो, राइट। तो वो झुग्गी में रहता है। The survival of all the members of his family depend on his daily earnings from pulling rickshaw। पूरा घर उसका किस पे डिपेंडेंट है, उसकी कमाई पे डिपेंडेंट है, और उसकी कमाई कहाँ से आती है, रिक्शा चला के आती है। तो कभी कभी किसी किसी दिन तो उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है कि वो थोड़े से पैसे सेव भी कर लेता है, किसी किसी दिन उसकी इतनी भी कमाई नहीं हो पाती कि वो अपने पूरे घर वालों की डेली बेसिक्स आइटम्स को खरीद पाए। लेकिन फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी बात है कि अहमद ने एक येलो राशन कार्ड बना रखा है, और येलो राशन कार्ड की वजह से उसे अपने आसपास वाली राशन की दुकान पे पीडीएस सिस्टम की वजह से थोड़ा सा चावल, दाल, चीनी, केरोसिन, आटा, ये सब कुछ मिल जाता है बहुत ही कम दाम में। और इसी की वजह से वो फूड इनसिक्योर कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि चाहे उसकी कमाई अच्छी हुई हो रिक्शा चला के, चाहे उसकी कमाई बुरी हुई हो, लेकिन घर में खाना जरूर बनता है। क्योंकि जिस दिन वो गवर्नमेंट वाली राशन की दुकान खुलती है गरीब लोगों को राशन देने के लिए, उस दिन वो जाके लाइन में लग जाता है और पूरे महीने का राशन अपने घर वालों के लिए लेके आ जाता है, जो सरकारी राशन होता है, राइट। सो अहमद, बिकॉज उसने ये सरकार की स्कीम के साथ एसोसिएशन दिखाया हुआ है, अपना नाम लिखवाया हुआ है, येलो कार्ड बनवाया हुआ है। जो राशन कार्ड होता है कई कलर के आते हैं, आगे चैप्टर में पता चलेगा, लेकिन येलो कार्ड बनाया हुआ है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन वाला राशन कार्ड बनाया हुआ है, तो उसके घर में फूड सिक्योरिटी है। ऑन द अदर हैंड रामू के घर में फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो इन दोनों कहानियों से हमें क्या समझ आया कि सरकार अगर गरीबी हटाने के लिए फूड सिक्योरिटी नहीं करेगी तो फिर पूरा देश गरीबी के भंवर में फंस जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ना इस पे हम बाद में आते हैं। ये दोनों कहानियों का जो सार है वो पूरे चैप्टर में चलेगा, इसका मोरल जो है पूरे चैप्टर में चलेगा। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि और कौन कौन से लोग हैं जिन पे फूड इनसिक्योरिटी का खतरा बरकरार रहता है। तो बच्चा आप
छोटा सा लॉजिकल सी बात सोचो, खाना किसके पास नहीं होगा? जिसके पास पैसे नहीं होंगे, राइट? तो पावर्टी होगी, पैसे किसके पास नहीं होंगे? जिसके पास जॉब नहीं होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी एंड योर हंगर एंड योर स्टारवेशन एंड योर फूड इनसिक्योरिटी, ये सब कुछ साइड बाय साइड चलता है। कभी कोई ऐसा इंसान देखा है कि जिसके पास बहुत पैसे है फिर भी खाना नहीं मिल रहा उसको? नहीं नहीं, वो डाइटिंग कर रहे हो तो बात अलग है, खाना तो उनके पास भरपूर है, राइट? सो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फूड इनसिक्योरिटी गो हैंड इन हैंड, ये बात ध्यान रखना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु आर अदर पीपल जो फूड इनसिक्योर होते हैं। तो प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं, अगर आप बहुत गरीब घर से हो और आप प्रेग्नेंट हो, बेबी भी है, तो आपको बहुत न्यूट्रिशन वाला खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हो और आपकी बॉडी में हो जाती है क्या? स्टारवेशन की स्थिति, राइट? तो प्रेग्नेंट औरतों को ज्यादा पोषण वाला खाना चाहिए होता है, जो गरीब प्रेग्नेंट औरतें अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। सो वो फूड इनसिक्योरिटी वाली कैटेगरी में बड़ी जल्दी आ जाती हैं। अगर थोड़ी सी भी पैसे की कमी हुई तो वो फूड इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन में आ जाएंगी। देन बेबीज अंडर 5 years ऑफ एज, जो 5 साल से छोटे के बच्चे होते हैं, अगेन उनकी फूड रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। उनको दूध ज्यादा चाहिए होता है, प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट ईयर होते हैं। 5 साल से पहले आपका ब्रेन जो है ना 95% डेवलप हो जाता है, राइट? सो उस डेवलपमेंटल ईयर में आपको बहुत पौष्टिक खाना चाहिए होता है। वो पौष्टिक खाना गरीबी की वजह से मिलता नहीं है। सो पुअर बेबीज अंडर 5 years कैन कम इन फूड इनसिक्योरिटी। देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज, ये वो लोग हैं हमारे देश के जो बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। सदियों से इनके ऊपर शोषण होता हुआ है, सदियों से इनके पास पैसे नहीं रहे हैं, खेत नहीं रहे हैं। तो एक आधा फैमिली आपको आसपास दिख जाती होगी, हाँ जी हमारे बगल में भी एससी रहते हैं, हमारे बगल में भी ओबीसी रहते हैं, उनके पास तो बड़ी सी गाड़ी है। वो एक आधा फैमिली जो है पूरा इंडिया नहीं बनाती है बच्चा। पूरे इंडिया की सच्चाई ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया के, वो आज भी बाकी जनरल पब्लिक से पिछड़ी सोसाइटी में ही आते हैं। और पिछड़ी सोसाइटी मतलब उनके पास जॉब्स की कमी है, उनके पास एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है और उनके पास पैसों की कमी है, राइट? सो डेफिनेटली दे कैन बिकम फूड इनसिक्योर एनी टाइम। देन वी हैव पीपल अफ्लिक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर। कुछ लोग जो बेशक उनका बड़ा सारा घर बार था, काम काज था, लेकिन उनपे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया था। मान लो बहुत सारे लोग थे जिनका सुनामी जब आई थी ना इंडिया में, तो सुनामी में उनका सब कुछ बह गया था, सब कुछ खराब हो गया था। तो फिर वो लोग दे कैन ऑल्सो कम इन फूड इनसिक्योरिटी, राइट? बिकॉज आपके ऊपर नेचुरल डिजास्टर का आप विक्टिम रहे हो। सो दीज आर सम अदर पीपल दैट कैन ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर। नाउ आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको पता ये लगाना है कि इंडिया में कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर लोग देखे जाते हैं और कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे कम फूड इनसिक्योर लोग देखे जाते हैं। बट एनीवे, अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि फूड इनसिक्योरिटी पावर्टी से बहुत ज्यादा लिंक्ड है और पावर्टी हमारे देश में हर स्टेट में एक जैसी नहीं है। तो वी हैव रीजनल डिस्पैरिटी बच्चा। कुछ स्टेट है जहाँ पे खेती अच्छी होती है तो वहाँ खाना अवेलेबल है, वहाँ पे लोगों के पास पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, लोगों के पास पैसा भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी अच्छी खासी है। लेकिन कुछ स्टेट है जहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि खाना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, गरीबी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, हंगर भी है, स्टारवेशन भी है, तो वहाँ पे फूड इनसिक्योर लोग ज्यादा है। तो ऐसा देखा गया है जो देश की गरीब स्टेट्स है वहां पे फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है और जो गरीब स्टेट्स नहीं है वहां पे फूड इनसिक्योरिटी कम है। तो बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये कुछ स्टेट, वेस्ट बंगाल हो गया, ये कुछ स्टेट्स हैं, झारखंड हो गया, जहां पे बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योरिटी देखी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर्टी भी बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो पावर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा बाय द वे, इस चैनल पे आपको अगर एसएसटी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज टाइप का कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। आप जब बताते हो तो उससे फीडबैक मिलता है, फिर मैं वीडियोस रिकॉर्डिंग बनाती हूँ। एनीवे, अभी तक समझ आ रहा होगा ना, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट हंगर। हंगर another aspect of indicating food insecurity। इंडिकेटिंग का क्या मतलब होता है? सिम्टम। जैसे डॉक्टर के यहाँ जाओ तो वो क्या कहते हैं? अच्छा खांसी आ रही है, कितने दिन से आ रही है? अच्छा सांस फूल रही है, कितने दिन से फूल रही है? फिर वो आपको एक डायग्नोसिस करके दे देते हैं कि हाँ जी आपको ये बीमारी हुई है, ये वाली दवाई लेना, ठीक हो जाओगे। सिमिलरली अगर कहीं आपको फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है तो वहां आपको हंगर भी देखने को मिलेगा। जहां हंगर देखने को मिल रहा है वहां आपको फूड इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर कोई इंसान भूखे पेट सो रहा है तो मतलब उसके पास खाना अवेलेबल नहीं है, राइट? मतलब कि वो फूड इनसिक्योर है। सो हंगर
becomes a symptom or an indicator of food insecurity। और हंगर कैसे आता है बच्चा? हंगर आता है गरीबी की वजह से। जब गरीबी आती है तो हंगर आता है, जब बहुत देर तक हंगर रहता है तो उसका मतलब गरीबी होती है। तो हंगर पावर्टी एक दूसरे को लेके साथ चलते हैं। गरीबी होगी तो हंगर होगा ही होगा, और हंगर होगी ज्यादा दिन तक तो गरीबी भी आ जाएगी। अगर आपको खाना ही नहीं मिल रहा है 10 दिन तक, 15 दिन तक, आपके पास कितना खेत पड़ा, उससे क्या लेना देना है? खेत बेच के खाना खा लोगे, फिर भी आप अब 1 महीना खाना खा लिया, उसके बाद क्या करोगे, राइट? सो हंगर का मतलब अगर बहुत दिनों तक आपको खाना नहीं मिल रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे, एक्सेसिबिलिटी के साथ और अवेलेबिलिटी के साथ, तो आप एक ना एक दिन पावर्टी की चपेट में आ ही जाओगे। और पावर्टी है तो डेफिनेटली हंगर तो आपको होगा ही, जब पैसे ही नहीं है तो खाना खरीदोगे कहां से? सो पावर्टी एंड हंगर गो साइड बाय साइड। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, सो आई थॉट आई विल एक्सप्लेन। Now, for food security, hunger of the present and future needs to be eliminated। अगर हम चाहते हैं कि किसी देश में फूड सिक्योरिटी आए, तो आज की गरीबी और आज का हंगर, यानी कि आज की भूखमरी, आज अगर लोग भूखे पेट सो रहे हैं, वो तो सॉल्व करना जरूरी है। साथ में ये निश्चित करना भी जरूरी है कि आगे ऐसी कोई सिचुएशन ना आए देश में कि लोग हंगर की वजह से मर जाएं या हंगर की वजह से भूखे पेट सोएं। इसीलिए एक देश आगे की प्लानिंग करके भी रखता है। आज की गरीबी मिटाना तो बहुत जरूरी है, हंगर मिटाना बहुत जरूरी है फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आगे भी ऐसी सिचुएशन ना आए, वो भी हमें उसकी तैयारी भी करके रखनी पड़ती है। अच्छा, अब हंगर दो तरीके की होती है। हमारे देश में दोनों तरीके की हंगर देखी जाती है। एक हंगर होती है बच्चा क्रॉनिक हंगर। पहली बात, हंगर क्या है बच्चा? हंगर का मतलब है भूख। भूख कब लगेगी? जब खाना नहीं होगा। तो हंगर, फूड इनसिक्योरिटी आर वेरी सिमिलर, ठीक है? तो हंगर दो तरीके का होता है, क्रॉनिक और सीजनल। क्रॉनिक हंगर होता है जब आपको खाना, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। क्रॉनिक हंगर होता है जब आपको खाना मिल रहा है। मान लो दिन में आपको 3 टाइम खाना नहीं मिल रहा, लेकिन 1 टाइम अच्छा खाना मिल रहा है, 2 टाइम मिल जा रहा है खाना आपको, ठीक है? आपकी थाली में खाना है 2 बार दिन में, लेकिन वो खाना इतना कमजोर खाना है, वो खाना इतना बेसिक खाना है कि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है आपकी डेली एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए। मान लो आप कैजुअल वर्कर हो, आप सारा दिन क्या करते हो? कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, आपको चाहिए खूब सारा प्रोटीन, मिल्क, एग्स, मीट, फ्रेश वेजिटेबल्स, विटामिन चाहिए आपको चाहिए ड्राई फ्रूट हो आपके खाने में, लेकिन आप खाने में क्या खा रहे हो? रोज वही उबले हुए चावल नमक डाल के। तो आपको खाना तो मिल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी में पोषण की क्या है? कमी। तो इस टाइप की हंगर को बोला जाता है क्रॉनिक हंगर। ये हंगर इमीडिएटली किसी सिचुएशन से नहीं आती, 1 दिन 2 दिन आपको खाना नहीं मिला उससे नहीं आती। ये हंगर तब आती है जब आपको ओवरऑल खाना मिल तो रहा होता है, लेकिन आप इतने गरीब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हो, आपकी तनख्वाह इतनी कम होती है, आपकी इनकम इतनी कम होती है कि अच्छा खाना, वो खाना जो आपकी बॉडी को, आपकी डेली एक्टिविटीज को सपोर्ट कर पाए, आप वो अफोर्ड नहीं कर पाते हो। और धीरे धीरे आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों की कमी आ जाती है, और 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, जहां आपको फिट रहना चाहिए, मैराथन भागनी चाहिए, वहीं पे आप खटिया पकड़ लेते हैं, बिस्तर पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 10 साल 15 साल से आपकी बॉडी में चावल ही जा रहा है, आटा ही जा रहा है, आपकी बॉडी में बाकी पोषण नहीं जा रहा है, ठीक है ना? अनदर इज सीजनल हंगर। सीजनल हंगर आता है जैसे रामू के केस में था। सीजनल हंगर आता है जब आपकी जॉब साल के कुछ महीने होती है और कुछ महीने नहीं होती, चाहे वो गांव की बात हो चाहे वो शहर की बात हो। गांव में क्या होता है, अगर आप लैंडलेस लेबरर हो, जैसे रामू था हमारा, तो उसको 4 महीने जॉब नहीं मिलती थी। अर्बन एरियाज में क्या होता है, शहरों में क्या होता है, अगर आप कोई वही पटाखे बनाने वाली इंडस्ट्री के वर्कर हो, तो पटाखे बनाने वाले आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में सिर्फ हायर करेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है, राइट? बाकी महीने आपके पास जॉब नहीं होगी। तो जब आपके पास कुछ महीने जॉब होती है और कुछ महीने नहीं होती है, तो आपकी फैमिली में आती है सीजनल हंगर, यानी कि बाकी साल तो आपके पास रहता है, जब आपकी जॉब है, आपके पास इनफ पैसे आते हैं, तो आप अपनी फैमिली को 2 वक्त की रोटी अफोर्ड करके दे पाते हो। लेकिन जब आपकी जॉब चली जाती है, तो उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट इज व्हाट इज सीजनल हंगर। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर। क्रॉनिक हंगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिलती है, सीजनल हंगर कब देखने को मिलती है? जब लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया में क्या परसेंटेज रहा है घरों का जो हंगर से डील करते हैं। तो रूरल इंडिया की बात करें तो रूरल इंडिया में देखने को मिलता था, 1983 की बात करें तो 18.5% लोग जो थे इंडिया के, रूरल इंडिया के, वो क्या थे? हंगर से जूझ रहे थे, भूख से जूझ रहे थे। 2000 तक आते आते वो 3.3% हो गया है।
फिर 5.1% था 94 में, तो धीरे धीरे घट रहा है। अर्बन एरियाज में पहले 6.4% था, फिर 1.6% हुआ और अब 0.9% हो गया है। तो हमारे देश में हंगर जो है कम होता हुआ आया है, चाहे वो क्रॉनिक हंगर हो वो भी कम होता हुआ आया है, चाहे वो सीजनल हंगर हो वो भी कम होता हुआ आया है। क्यों कम होता हुआ आया है हंगर बच्चा? हंगर अभी भी है, आज भी देश में लोग भूख की वजह से मर जा रहे हैं, भूख की वजह से भूखे पेट सो रहे हैं, लेकिन कम जरूर हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आजाद हुए थे उस दिन से हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है कि हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट रहे। उस दिन से इंडिया चाह रहा है कि एटलीस्ट खाने के लिए हमें किसी और देश के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। तो हम इंडिपेंडेंस के बाद से ही हमने फोकस किया है फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे। इसके लिए हमने बहुत कुछ किया है। जैसे 1950s में हमने अपने देश के एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। भैया पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई थी, पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, वो बढ़िया तरीके से खेती कर रहे थे, छोटे से खेत से बहुत सारी क्रॉप्स निकालते थे। हम यहाँ ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे क्योंकि हम तो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे 200 साल। हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, इतनी मशीनें नहीं आई थी, तो हमारा खेती करने का तरीका बड़ा पुराना था। तो हमने उसे किया मॉडर्नाइज, मॉडर्न मशीनें, मॉडर्न इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, ये सब कुछ लगा के हमने की मॉडर्न खेती और हमने इसे बोला हरी क्रांति। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1950s और 60s में खूब चमका, पूरे देश में इसने क्रांति फैलाई, पूरे देश के फार्मर्स ने इसे अपनाया और इसका मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर का इफेक्ट आज भी इंडिया पे दिखता है। इंडिया बिकेम कंप्लीटली फूड सफिशिएंट। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमें किसी और देश के आगे खाने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। इनफैक्ट इतना बड़ा हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन कि उस जमाने में जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 1968 जुलाई में एक स्टैंप लॉन्च किया था जो ग्रीन रेवोल्यूशन की रिस्पेक्ट में हमने लॉन्च किया था, जिसपे क्या बना था बच्चा? व्हीट बना था, गेहूं बना था। तो व्हीट स्टैंप वॉज टू रिमेंबर कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब बोलोगे स्टैंप क्या होता है? भैया एक ऐसा जमाना था जब खत लिखे जाते थे, टेलीग्राम आते थे, पोस्ट कार्ड आते थे, उस पर स्टैंप लगानी पड़ती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्टैंप। नाउ शॉर्टकमिंग्स की बात करें अगर, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे बहुत हुए लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ नुकसान भी हुए। पहला नुकसान है कि सिर्फ कुछ ही क्रॉप्स पे फोकस किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन में, जैसे चावल और आपका गेहूं। ऐसी 2-3 और क्रॉप्स थी बट मोस्टली इन्हीं दोनों क्रॉप पे फोकस था, बाकी क्रॉप्स पे फोकस नहीं था। तो इनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया लेकिन बाकी क्रॉप्स का प्रोडक्शन उतना का उतना रहा। दूसरा, रीजनल ग्रोथ। जहां के फार्मर्स के पास थोड़ी अवेयरनेस थी, एजुकेशन थी, थोड़ा ऑलरेडी पैसा था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए भी सामान चाहिए होता ना भैया, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो उन्होंने अपनी सेविंग्स, एजुकेशन यूज करके क्या कर लिया? अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर लिया। जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के फार्मर्स ने कर लिया, उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन का खूब फायदा उठाया। लेकिन बाकी स्टेट्स में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन का उतना अच्छा असर नहीं देखा जितना नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखा। देन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन मैं अलग से बता रही हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने इतना सारा केमिकल डाला अपनी मिट्टियों में कि ओवर द पीरियड हमारी मिट्टी की जो नेचुरल उपजाऊ शक्ति थी, नेचुरल फर्टिलिटी थी, वो कम हो गई। ठीक है, सो ये 3 शॉर्टकमिंग्स हुई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब हमने बहुत इधर उधर की बातें कर ली, हमने समझ लिया पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, इधर उधर सब हमने कर लिया। अब मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे देश में फूड सिक्योरिटी कैसे होती है, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कदम हमने उठाए हैं। So the availability of food grains even in adverse weather conditions or otherwise at the country level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. The system has 2 components. एक सेकेंड रुको, हाँ लिखा है मैंने सोचा था मैंने कुछ अच्छा सा लिखा था, वो कहाँ गया? स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा। हाँ, तो अगर इस चार्ट को तुम देखोगे, बार ग्राफ को तुम देखोगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन, कितना खाना प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है कौन से साल की बात हो रही है। तो अगर 1960 की बात की जाए तो इतना ही खाना प्रोड्यूस हो रहा था, 80 मिलियन टाइप खाना प्रोड्यूस हो रहा था, 80 मिलियन टन। लेकिन धीरे धीरे देखो हमारा देश में खाने का प्रोडक्शन बढ़ा ही है। डेफिनेटली उसका एक कारण ये भी है बच्चा कि हमारे देश में लोग भी बढ़ गए हैं, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन उसका एक कारण ये भी है कि गवर्नमेंट ने लगातार, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, इंडिया में गवर्नमेंट ने लगातार कोशिश की है देश को फूड सिक्योर बनाने की, और वो कोशिशें काम आई हैं। तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है देश में, इंडिया में, वो कई
सारे प्रोग्राम पे काम करता है। वो गरीबी पे भी काम करता है, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी काम करता है, खाने की अवेलेबिलिटी पे भी काम करता है, एक्सेसिबिलिटी पे भी काम करता है, सारी चीजों पे काम करता है। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, वैसे तो ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो फार्मिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो भी फूड सिक्योरिटी का ही पार्ट रहा है। हमने ऊपर से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, हमें क्या जरूरत थी बहुत सारी अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाने की, हम सिर्फ चावल और हम सिर्फ गेहूं भी तो उगा सकते थे, लेकिन नहीं, हम नहीं चाहते थे कि कुछ क्रॉप्स हमारे देश में हमें बाहर से मंगानी पड़े। तो ये फूड सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए हमने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स भी उगाई हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर फूड सिक्योरिटी का सिस्टम बनाया बच्चा। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है, जिसमें दो चीजें आती है, एक आता है बच्चा बफर स्टॉक और दूसरा आता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोनों ही देश में क्या निश्चित करता है, फूड सिक्योरिटी को निश्चित करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है बच्चा? बफर स्टॉक का मतलब होता है, हाँ, बफर स्टॉक का मतलब होता है, बफर पता है क्या होता है? बफर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आप इमरजेंसी के लिए रखते हो। तो बफर स्टॉक का मतलब एक ऐसा स्टॉक, खाने का ऐसा स्टॉक, ऐसे बोरिया ही बोरिया खाने की बात हो रही है, खाने का ऐसा स्टॉक जो गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है अपने पास, ताकि देश में फूड सिक्योरिटी बनी रहे। देखो कल का कुछ नहीं पता, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए देश में खेती इफेक्ट हो जाए, बहुत सारे फार्मर्स की डेथ हो जाए, खेत खराब हो जाए, बाकी लोगों के पास खाना अवेलेबल ना हो, क्या करेंगे हम? देश को खाना तो चाहिए ना, देश को सरवाइव तो करना है। तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे देश में उस टाइम पे, उस डिजास्टर के टाइम पे हमें खाना अवेलेबल कराए। इसी के लिए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ खाने का बफर स्टॉक, इमरजेंसी स्टॉक रखती है। और सारी क्रॉप्स का नहीं रखती है कि टमाटर भी है, आलू भी है, सब कुछ है, नहीं, वो व्हीट का, राइस का और ऐसी एक आधा और एसेंशियल क्रॉप को अपने पास हमेशा स्टोर में रखती है फॉर इमरजेंसी पर्पसेस, ताकि देश में फूड सिक्योरिटी है। एंड दिस इज नोन एज बफर स्टॉक। नाउ बफर स्टॉक कहां से आता है? ये अनाज कहां से आता है? ये अनाज फार्मिंग से ही आएगा बच्चा, फार्मर्स ही देंगे सरकार को ये अनाज। लेकिन फार्मर सरकार को अनाज क्यों देंगे? वो मार्केट में बेचेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, मुंह मांगी कीमत मिलेगी भैया। कभी प्याज 80 रुपए किलो मिलता है, कभी प्याज 10 रुपए किलो मिलता है, तो जो वो प्राइस खुद से सेट कर पाएंगे अपनी क्रॉप्स के प्राइसेस। पर वो सरकार को बफर स्टॉक बनाने के लिए क्यों दे देते हैं अपना अनाज? उसका एक कारण है बच्चा। सरकार क्या करती है, हर सोइंग सीजन से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि दो तरीके से हमारे इंडिया में खेती होती है। एक तो बारिशों से पहले होती है, यानी कि अप्रैल के महीने में खेत में बीज बो दिए जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बारिशों वाली क्रॉपिंग। और एक होती है सर्दियों वाली क्रॉपिंग, जो अभी चल रही है, नवंबर दिसंबर के महीने में बीज बो दिए जाते हैं, मार्च तक आके फसल की कटाई कर दी जाती है। गेहूं हम सर्दियों में बोते हैं, चावल हम गर्मियों में बारिश के टाइम पे बोते हैं। जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो दो मेन क्रॉपिंग के सीजन होते हैं हमारे, सोइंग के सीजन होते हैं। सोइंग मतलब बीज डालना मिट्टी में। तो सोइंग सीजन से पहले गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है भैया इस साल का एमएसपी ये है। मान लो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 2024 में 50 रुपए किलो मैं खरीदूंगी तुमसे चावल, मान लो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। अब जिन फार्मर्स को लग रहा है कि हमें तो मार्केट में 50 रुपए किलो से एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा, वो ना दे सरकार को अपना अनाज। लेकिन सरकार भी कोई पागल नहीं है, सरकार ऐसा प्राइस रखती है जो फार्मर्स के लिए लुक्रेटिव होता है, फार्मर्स के लिए अट्रैक्टिव होता है। तो सारे फार्मर्स उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या करते हैं, सरकार को अनाज बेच देते हैं। और सरकार वो सारा अनाज लेके कहां जाती है बच्चा? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये तो हो गई सेंट्रल लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे भी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है, जिसे बोला जाता है अनाज गोदाम। अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपके शहर का अनाज गोदाम कहाँ पे है। हर शहर में अनाज गोदाम होते हैं, सरकारी अनाज गोदाम होते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ग्रेनरीज, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, बफर स्टॉक बनाने के लिए सोइंग सीजन से पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस किया। जब हार्वेस्टिंग हो गई, फसल की कटाई हो गई, फार्मर्स ने अपनी फसल, बहुत सारे फार्मर्स ने, नॉट ऑल फार्मर्स बट
अ लॉट ऑफ फार्मर्स ने अपनी फसल किसे बेच दी, सरकार को बेच दी। सरकार ने वो सारा अनाज कहाँ भर दिया, ग्रेनरीज, अनाज गोदाम, सरकारी अनाज गोदाम में भर के रख लिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आए तो हम उस अनाज से अपने देश के सिटीजन्स को खाना प्रोवाइड कर पाएंगे। सो दिस इज द आइडिया ऑफ बफर स्टॉक। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो फायदा यही हो गया कि इससे फूड सिक्योरिटी आ गई, है ना, देश में बफर स्टॉक क्रिएट हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने दे दिया तो फार्मर्स को अच्छा लगा, फार्मर्स ने अपनी फसल आपको बेच दी। लेकिन इससे एक ये भी पॉइंट है बच्चा कि प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होता। मान लो सरकार बोल रही है कि मैं 50 रुपए किलो तुम्हारा चावल खरीदूंगी, तुम्हारा राइस खरीदूंगी, और मार्केट में मिल रहा है 100 रुपए किलो, ऐसा कभी नहीं होगा। जब सरकार कोई प्राइस रखती है ना तो बाकी लोग भी उससे मिलता जुलता प्राइस रखते हैं। उनको पता है अगर उसने 40 रुपए दिए ओपन मार्केट के, मान लो मेरी बहुत बड़ी सी दुकान है, मैं रिलायंस मार्ट की ओनर हूँ, चलो रिलायंस तो छोड़ देते हैं, रिलायंस वाले ओनर्स तो हमें पता ही है। मान लो मैं कोई बहुत बड़े से राशन की दुकान की, फूड चेन की मालकिन हूँ, ठीक है, तो मैंने सोचा अपने फार्मर्स को मैं 40 रुपए किलो में उनसे चावल खरीदूंगी ताकि मैं आगे महंगा बेच पाऊं और मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। तो मेरे को फार्मर्स नहीं बेचेंगे क्योंकि उनको 50 रुपए का तो सरकार ही ले रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 50 रुपए से तो उन्हें 2-3 रुपए ज्यादा ही देने पड़ेंगे ताकि वो सरकार को ना बेचे, मुझे बेचे। तो इससे क्या होता है कि प्राइस एक तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है, मार्केट में प्राइस बहुत ऊपर नीचे नहीं जाता है, सामान का उतना ही रहता है, मोर और लेस 2 रुपए कम 2 रुपए ज्यादा ही रहता है जितना हमारा एमएसपी होता है। फिर फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है और पुअर सेक्शन का सोशल वेलफेयर भी हो जाता है, क्योंकि सरकार जो अनाज लेती है उसमें से कुछ अनाज बफर स्टॉक के लिए रखा जाता है, कुछ अनाज गरीबों को दिया जाता है, जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो याद रखो, फार्मर्स को दिया गया एमएसपी, फार्मर्स ने अपनी क्रॉप्स बेच दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस क्रॉप से क्या किया, कुछ क्रॉप्स को बफर स्टॉक की तरह रख लिया देश में फूड सिक्योरिटी के लिए कि कोई कैलामिटी आएगी तो देश के सिटीजन्स के पास खाना हो। कुछ क्रॉप्स को, कुछ अनाज को उन्होंने क्या कर दिया, देश के गवर्नमेंट की जो राशन की दुकानें होती है वहां भेज दिया ताकि गरीब लोगों को वो खाना मिल सके। तो दिस होल थिंग इज बेसिकली फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो बफर स्टॉक आपको समझ आया, बफर स्टॉक, अनाज गोदाम, याद रखना, बफर स्टॉक कभी नहीं भूलेगा। अब दूसरा है हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये वाला पार्ट बच्चा पार्टी हमने पढ़ लिया है, ये वाला पार्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज पीडीएस सिस्टम बच्चा? पीडीएस सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसमें एसेंशियल खाना प्रोवाइड किया जाता है बहुत सस्ते दाम पे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। सब्सिडाइज का मतलब सस्ता दाम, राइट, सस्ता दाम। मान लो अगर कोई चीज 10 रुपए की मिलती है मार्केट में, लेकिन सरकार उसे 2 रुपए की प्रोवाइड कर रही है, मतलब वो बाकी 8 रुपए किसकी जेब से जा रहे हैं, वो बाकी 8 रुपए सरकार की जेब से जा रहे हैं। सरकार अपने पैसे में से, मतलब हमारा जो टैक्स का पैसा होता है जो सरकार के पास होता है, उस पैसे में से वो 8 रुपए की कॉस्ट खुद बेयर कर रही है ताकि गरीब लोगों को 10 रुपए का सामान 2 रुपए में मिल पाए। इसे बोला जाता है सब्सिडी। तो सब्सिडी का मतलब ये नहीं होता है कि 10 रुपए का सामान 2 रुपए में मिल गया तो 8 रुपए गायब ही हो गए, वो 8 रुपए सरकारी खाते में से जाते हैं, तभी सरकार प्रोवाइड करती है सब्सिडी। बट एनीवे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें एसेंशियल फूड आइटम गरीबों को दिए जाते हैं सोशल इक्वालिटी के लिए बहुत ही सस्ते दाम पे, उस सिस्टम को बोला जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सरकार ने एमएसपी अनाउंस किया, एमएसपी से फार्मर्स ने उन्हें क्रॉप्स बेच दी, वो क्रॉप्स आधी चली गई बफर स्टॉक में, आधी कहां पे आ गई, राशन की दुकानों पे आ गई। सरकारी राशन की दुकानों को फेयर प्राइस शॉप्स भी बोला जाता है। अब इन पे एक एक सरकारी एजेंट बिठाया हुआ होता है उन्होंने, वो एजेंट क्या करता है, राशनिंग करनी शुरू करता है। आपको ना अपना राशन कार्ड लेके जाना होगा, राशन कार्ड लेके जब आप, एक ही दिन खुलती है, महीने में एक दिन खुलती है दुकान और पूरे महीने का राशन दे देती है। आप दुकान पे जाओगे, फेयर प्राइस शॉप, सरकारी फेयर प्राइस शॉप, नॉट एनी फेयर प्राइस शॉप, आप सरकारी राशन की दुकान पे गए, जिस दिन वो खुलनी है, आपने अपना राशन कार्ड दिखाया, उसने बोला लो जी आपकी फैमिली के लिए इतना अनाज सरकार ने बोला है, इतना अनाज आप सब्सिडाइज रेट पे, ये सस्ते दाम पे खरीद लो हमसे, मार्केट में महंगा मिलता है, ठीक है। तो पहले जो है राशनिंग क्या होती थी बच्चा, एक सेकेंड, हाँ, राशनिंग का मतलब राशन प्रोवाइड करना। बोला ही नहीं जा रहा है, नाक बंद है, गला बंद है, मौसम बहुत खराब चल रहा है। एनीवे,
राशनिंग का मतलब होता है राशन प्रोवाइड करना जनता को। तो राशनिंग स्टार्ट हुई थी 1940s में, क्योंकि हमने 1943 वाला बंगाल वाला वो देख लिया था फेमीन, और हमें पता था जैसे हमारा देश आजाद होगा हमने अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए कुछ तो करना है। फिर हमने 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ बहुत कुछ किया। फिर 1970s और 1960s में फिर से खतरा बन रहा था भुखमरी का, फिर से खतरा बन रहा था देश में फेमीन का। तो हमने बोला नहीं नहीं भैया, कुछ तो बढ़िया सा करना पड़ेगा, वरना तो देश में फूड सिक्योरिटी कभी आएगी ही नहीं। तो उसके बाद से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए। 1970s मिड में 1975 के अराउंड हमने बोला कि अब आप प्रॉपर इंटरवेंशन कर रहे हैं, मतलब कि हंगर से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो बाकी चीजें उन पे भी ध्यान देंगे हम। तो हमने सीधे 3 प्रोग्राम लॉन्च किए मिड 1970s में। एक प्रोग्राम का नाम था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा था फूड फॉर वर्क, जहां पे लोगों को काम मिलता था और काम के बदले उन्हें खाना दिया जाता था। और तीसरा था इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड स्कीम, जिससे हम फोकस कर रहे थे, जिसमें मिड डे मील वगैरह थे, जिससे हम फोकस कर रहे थे कि एटलीस्ट बच्चों को पौष्टिक खाना मिले, स्कूल में ही मिल जाए, ताकि उनकी एजुकेशन भी ना रुके और उनमें हंगर भी ना आए। तो इस तरीके का हमने अम्ब्रेला तरीके से, अम्ब्रेला होता है ना कि छाता ओढ़ लिया आपने, बारिश कहीं से भी नहीं आ रही है, उसी तरीके से हमने बहुत सारे प्रोग्राम चला दिए ताकि कहीं से भी हमारे देश में फूड इनसिक्योरिटी ना आ पाए। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे पैप भी चलाए, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पावर्टी एलिवेशन मतलब गरीबी हटाओ प्रोग्राम, क्योंकि गरीबी हटेगी तभी तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी तो वो खाना खरीद पाएंगे, राइट। हमने मिड डे मील स्कीम चलाई, क्यों? ताकि बच्चों को पोषण मिल सके, बच्चे फूड सिक्योर हो सके, राइट। सो ऑल ऑफ दिस वाज डन इन 1970s। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीडीएस सिस्टम। तो कहने की बात ये है बच्चा पार्टी कि हमारे देश में अलग अलग तरीके के राशन कार्ड इशू होते हैं। एक होता है नॉर्मल राशन कार्ड, जो हम लोगों के घरों में होता है, मेरे को कलर भूल गया उसका क्योंकि मैंने बहुत दिन से राशन कार्ड देखा नहीं है, अब तो आधार कार्ड का जमाना है। लेकिन एक होता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड, जो आपका अलग कलर का होता है। एक होता है AAY अंत्योदय राशन कार्ड, जो अंत्योदय योजना के बाद बना था। एक होता है APL राशन कार्ड, अबव पावर्टी लाइन। तो मेरे घर में, आपके घर में मोस्टली ये वाला राशन कार्ड होगा, नीले वाला, इसका मतलब है कि आप पावर्टी लाइन से ऊपर हो। एक होता है आपका बिलो पावर्टी लाइन, वो पीले वाला जो राशन कार्ड होता है। एक होता है आपका अन्नपूर्णा योजना वाला राशन कार्ड, ये मोस्टली सीनियर सिटीजन को इशू होता है। सो बहुत सारे हमारे देश में राशन कार्ड होते हैं। आप जब राशन कार्ड लेके सरकारी अनाज की दुकान पे जाते हो, फेयर प्राइस शॉप पे जाते हो, जिस दिन वो खुली होती है, उस दिन आपको क्या मिल जाता है? आपकी फैमिली के लिए बहुत ही सस्ते दाम पे अनाज मिल जाता है। एंड ऑल ऑफ दिस वाज कंसोलिडेटेड। चल तो हमारे देश में बहुत पहले से रहा है, जब से आजाद हुआ, आजादी से भी पहले से चल रहा है, लेकिन 2013 में हमने इसे एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया था बच्चा। हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ही बना दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हमने बोला कि इंडिया के गांवों के 75% लोग और इंडिया के शहरों के 50% लोग एलिजिबल है इस स्कीम के लिए। किसके लिए? राशन की दुकान से सस्ते दाम में सरकारी राशन लाने के लिए। ये 2013 में जब हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया तो हमें समझ में आया। अब करंट सिस्टम क्या है पीडीएस सिस्टम का, वो समझते हैं। राशन किसको मिलता है? क्या सबको मिलता है? मैं भी जाऊंगी अभी राशन की दुकान पे, मेरे को राशन मिल जाएगा क्या, सरकारी राशन? द आंसर इज नो। तो जब ये पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था, तो ये सबके लिए था। कोई भी आपके पास किसी भी कलर का राशन कार्ड हो, आप जाते थे, आपको आपकी फैमिली के लिए सरकारी राशन मिल जाता था सस्ते दाम पे। लेकिन हमने 1992 में इसमें थोड़ा सा चेंज किया और हमने इसका नाम बदला। हमने इसका नाम रखा आरपीडीएस। आरपीडीएस का मतलब रिवैम्प्ड पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही है, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस आए। हमने 1992 में बोला कि काम करते हैं, जो इंडिया के सबसे बैकवर्ड और रिमोट एरियाज है ना, सिर्फ वहां पे राशन बांटते हैं सस्ते दाम पे, क्योंकि बाकी लोग तो खुद से अफोर्ड करके खा पा रहे हैं, है ना, उनके पास इतना पैसा है मिडिल क्लास जनता के पास कि वो खुद से खा पा रही है। फिर हमें समझ आया कि यार ये काम नहीं किया। 1997 में हमने फिर से पीडीएस सिस्टम पे फेरबदल किए और हमने उसका नाम रखा टारगेटेड पीडीएस सिस्टम। और अभी भी जो चल रहा है वो टारगेटेड पीडीएस सिस्टम चल रहा है। टारगेटेड पीडीएस सिस्टम के अंदर हमने बोला कि यार बैकवर्ड एरियाज पे फोकस नहीं करेंगे, हम बैकवर्ड पॉपुलेशन पे फोकस करेंगे, हम गरीबों पे फोकस करेंगे, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करते हो। और ये वाला सिस्टम अभी भी चल रहा है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, क्या कोई भी राशन कार्ड वाला सरकारी राशन ला सकता है? द आंसर इज नो। आपके पास बिलो पावर्टी लाइन वाला राशन कार्ड होना चाहिए,
तभी आपको मिलेगा फेयर प्राइस शॉप से राशन। तो आज का जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो डिफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करता है, यानी कि अगर आपके पास अबव पावर्टी लाइन वाला राशन कार्ड है तो आपको अलग दाम पे राशन मिलता है, अगर आपके पास बिलो पावर्टी लाइन वाला राशन कार्ड है तो आपको अलग दाम पे राशन मिलता है। आप कुछ लोग बोलेंगे दिस इज अगेंस्ट इक्वालिटी, दिस इज नॉट अगेंस्ट इक्वालिटी, दिस इज फॉर सोशल इक्वालिटी। नाउ 2000s में हमने और भी कई सारी स्कीम चलाई, हमने अंत्योदय अन्न योजना बनाई। अंत्योदय का मतलब होता है गरीबों से भी गरीब, अंत का भी अंत, ठीक है, लास्ट ऑफ द लास्ट। तो अंत्योदय अन्न योजना पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए बनाई थी, जो आगे है सिलेबस में तो हम पढ़ेंगे। हमने अन्नपूर्णा स्कीम बनाई थी जिसमें हमने टारगेट किया कि जो देश के सीनियर सिटीजन हैं जिनकी जॉब सब नहीं होती है, वो काम नहीं करते हैं, तो वो फूड इनसिक्योर ना हो जाए, उनको टारगेट करते हुए हमने अन्नपूर्णा स्कीम चलाई। तो इसका भी अलग से राशन कार्ड बनता है, इसका भी अलग से राशन कार्ड बनता है, और उस राशन कार्ड, ये दोनों राशन कार्ड वाले लोग भी पीडीएस सिस्टम के लिए एलिजिबल होते हैं। बिलो पावर्टी लाइन हो, ये वाला राशन कार्ड हो या ये वाला राशन कार्ड हो, ये तीनों पॉपुलेशन अवेलेबल होती है, एलिजिबल होती है राशन के लिए, ठीक है। सो ये देखो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ ऐसा रहा है। 1992 तक सबको मिलता था राशन। 1992 में हमने बोला बैकवर्ड एरियाज में मिलेगा राशन। टारगेटेड पीडीएस से हमने बोला कि यार सारे गरीबों को मिलेगा चाहे वो जहां पे भी रहते हो। अंत्योदय अन्न योजना 2002 में आई, हमने बोला पूरेस्ट ऑफ द पुअर को ज्यादा राशन दे दो यार और जल्दी दे दो राशन। फिर एपीएस स्कीम आई, फिर आपकी ये अन्नपूर्णा स्कीम, फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस उसे उन्होंने क्या कर दिया, एनसीईआरटी ने एक पूरे के पूरे चार्ट में डाल दिया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने बोला कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड को सबसे पहले मिले, यानी कि इंडिया के जो 75% रूरल इंडिया और 50% जो अर्बन इंडिया है उसमें सबसे पहले दो यार, ठीक है। तो अलग अलग स्कीम चलाते हैं हम, लेकिन ये सारी स्कीम किसका पार्ट है, फूड सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ इंडिया का पार्ट है। नाउ क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हमारी सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी आई? द आंसर इज यस। ये हमारे देश के लिए बिल्कुल अमृत का काम की है। इसकी वजह से हमारे क्रॉप के प्राइसेस जो हैं स्टेबलाइज हो गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम पहले ही बता देते हैं, तो मार्केट में भी क्रॉप्स मोर और लेस उतने ही की मिलती हैं। फूड अवेलेबिलिटी हो गई है, लोगों के पास खाना अवेलेबल हो गया है, लोगों के पास अब भुखमरी नहीं है। बहुत सारे लोगों पहले जो भूखे सोते थे अब भूखे नहीं सोते हैं क्योंकि सरकारी राशन मिल जाता है। जैसे कि अहमद वाली स्टोरी हमने जो सुनी। ओवरकमिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ एरियाज है जहाँ पे खेती बहुत होती है, कुछ एरियाज है इंडिया के जहाँ पे खेती कम होती है। तो खेती कम वाले एरियाज में फूड इनसिक्योरिटी ना आए वो भी सुनिश्चित करता है देश का पीडीएस सिस्टम। नेट इंक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन, वो हमने बार ग्राफ देखा था, 80 मिलियन टन से हमारा बार ग्राफ कितनी ऊपर तक गया था। तो धीरे धीरे हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा खाना प्रोड्यूस होता है जो हमारे देश के लोगों के भी काम आता है और हम देश से बाहर भी बेचते हैं तो हमें पैसा भी मिलता है। नेट इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, पहले फार्मर्स को पता नहीं होता था यार कि वो अपना अनाज कहाँ पे बेचेंगे। अब इंडिया की गवर्नमेंट है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप गवर्नमेंट को ही अपना अनाज बेच दो, आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और आपको खेती करने से पहले, मेहनत करने से पहले ही पता है, बीज जब आप बो रहे हो सोइंग सीजन से पहले ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस हो जाता है, तो आपको पहले ही पता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी खेती कर सकते हो। देन डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा कि एक ऐसा देश जहां पे इतने सारे लोग गरीब है, हर पांचवा व्यक्ति गरीब है, वहां पे फूड सिक्योरिटी इज नॉट इनफ। हम जो भी कर रहे हैं गरीबी हटाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए, वो सब कुछ कम है, हमारे देश के अकॉर्डिंग कम है। पावर्टी अभी भी है इंडिया में, पावर्टी नहीं जाएगी तो हंगर नहीं जाएगा, हंगर नहीं जाएगा तो फूड इनसिक्योरिटी नहीं जाएगी। एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बफर स्टॉक के लिए जो अनाज गोदाम में अनाज भरा रहता है इंडिया में, वो ओवरफ्लो होता रहता है, वो वेस्ट होता रहता है। भैया जब नेचुरल डिजास्टर आएगा तब तो वो अनाज काम में आएगा, जब नेचुरल डिजास्टर नहीं आएगा तब तो वो अनाज क्या होगा, वेस्ट होता रहता है। उसको डिस्पोज करने के लिए अच्छे से हमने स्कीमें नहीं लगा रखी है, प्रोग्राम्स नहीं बना रखे हैं, अच्छे से हम उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत वेस्टेज होती है खाने की। देन अंत्योदय अन्न योजना, पहले तो प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं फिर अंत्योदय अन्न योजना पे आते हैं। और क्या प्रॉब्लम है? तो सब्सिडी तो क्या होता है वो मैंने बता दिया था, होमवर्क की तरह भी दे दिया मैंने। तो एफसीआई, और धीरे धीरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता भी है। हर साल सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों अनाउंस करती है? क्योंकि हर साल थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ती है, थोड़ी बहुत फार्मर्स की सिचुएशन बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होता है बच्चा, ठीक है। सो सब्सिडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस धीरे धीरे हर साल बढ़ता ही जा रहा है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा, एक सेकेंड,
अच्छा जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की प्रॉब्लम्स अलग से नहीं लिखी है मैंने क्या किया है, पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिख दी है। तो जो जो प्रॉब्लम है वो भी मैं साथ साथ बताती हुई चलती हूँ। अगर सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो सिर्फ 2 ही 3 प्रॉब्लम है, आप वो वाली लिख देना। तो एक तो प्रॉब्लम है बच्चा, धीरे धीरे हर साल एमएसपी बढ़ता जा रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो सरकारी खजाना भी खाली हो जाएगा। दूसरा है मोर बफर स्टॉक देन नीडेड। अब हमारी देश की पॉपुलेशन बढ़ गई है तो हमें बफर स्टॉक ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां पे अनाज गोदाम में ज्यादा खाना होता है, जितने लोग नहीं है उस स्टेट में उससे ज्यादा खाना होता है। तो कितना वेस्टेज हो रहा है, आप जबरदस्ती ज्यादा ग्रेनरीज भर रहे हो अपनी, और उससे हो रहा है खाने का वेस्टेज। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज सिस्टम भी अब बढ़ गया है, महंगाई बढ़ रही है दुनिया में, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ गया है, स्टोरेज का खर्चा बढ़ गया है। तो सरकार को इसकी वजह से भी, एफसीआई को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बफर स्टॉक रखने के लिए, जो आपको अनाज गोदाम बनाने हैं, उसे मेंटेन करना है, लोग हायर करने हैं, ट्रांसपोर्ट लगाना है, खाना वहां प्रोक्योर करके लाना है, फूड ग्रेन्स, उस सबका पैसा बढ़ गया है, सरकार पे दबाव बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और भी कुछ प्रॉब्लम है, आज भी हमारे अनाज गोदाम में वेस्टेज ज्यादा होता है और उसका रिजल्ट कम आता है। जो हमारी ग्रेन की क्वालिटी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रखी रखी सड़ जाती है। होना ये चाहिए कि भैया इस साल का जो अनाज रखा था हमने वो अगले साल आप डिस्पोज कर दो, फिर आप नया अनाज भरो। हम क्या करते हैं, वही पुराना अनाज उसी में रहता है और उस अनाज की क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर वो अनाज किसी के काम ही नहीं आ सकता। नेचुरल डिजास्टर आ गया तो हम वो अनाज दे भी नहीं पाएंगे सिटीजन को, उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है। ठीक है, तो अनाज गोदाम में रखे रखे हमारे फूड ग्रेन्स की क्वालिटी खराब हो जाती है। हाई कैरिंग कॉस्ट, अनाज गोदाम को मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है बच्चा, वहां पे चूहे आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं, बीमारियां फैल जाती हैं, तो उस अनाज को सेफ एंड सिक्योर रखने की भी बहुत सारी कॉस्ट है, जो धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है तो वो सारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। देन अब हम बात करते हैं और क्या प्रॉब्लम है भैया, हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या प्रॉब्लम है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रॉब्लम ये है कि सरकार अपने अनाज गोदाम के लिए या अपनी फेयर प्राइस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए सारी क्रॉप्स नहीं खरीदती आपसे। आपसे आलू भिंडी ये सब नहीं खरीदती, आपसे मोस्टली व्हीट और राइस ही खरीदा जाता है। तो फार्मर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें इतना अट्रैक्टिव लगता है, वो इतने खुश हो जाते हैं कि हम अपना सारा अनाज सरकार को भेजेंगे। इसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्रॉप्स पे फोकस करते हैं, बाकी क्रॉप्स पे फोकस नहीं करते हैं। प्रोक्योरमेंट इज कंसंट्रेटेड इन फ्यू स्टेट। अब कुछ स्टेट है जहां पे व्हीट और राइस ज्यादा ग्रो होता है, कुछ स्टेट है जहां का क्लाइमेट और मिट्टी की वजह से वहां व्हीट और राइस ग्रो नहीं होता है। तो जिस स्टेट में व्हीट और राइस ग्रो होता है भैया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उनके तो बड़े मजे हैं, वहां से तो आ जाता है सारा का सारा बफर स्टॉक इंडिया का, लेकिन बाकी स्टेट के फार्मर्स को ज्यादा फायदा नहीं होता। नाउ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, भैया मिट्टी है, मिट्टी में से अगर आप, छोटा सा एग्जांपल, आपके पेपर में 5 सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को रोज पढ़ते रहोगे तो उसी में अच्छे नंबर आएंगे, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास मिट्टी है, मिट्टी में आप बार बार एक ही अनाज उगा रहे हो, एक ही क्रॉप उगा रहे हो, तो जिस उस क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए मिट्टी में, वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, और बाकी क्रॉप्स तो आप उगा ही दे रहे हो, तो बाकी न्यूट्रिशन बैठा हुआ है मिट्टी में, लेकिन जो न्यूट्रिशन आपकी क्रॉप को चाहिए वो हो गया कम, क्योंकि आप हर साल वही क्रॉप उगाते रहते हो। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से। फार्मर सिर्फ 2 क्रॉप्स पे फोकस करते हैं, राइस और व्हीट, और उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी मिट्टी से हो जाते हैं खत्म। देन लेस प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन होते हैं दरदरे दाने, जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये वाली क्रॉप फार्मर्स नहीं उगाते आजकल। क्यों? क्योंकि उनको पता है भैया मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हमें इसी के लिए मिलेगा, तो हम यही वाली क्रॉप्स उगाते हैं। सो दीज आर द सम प्रॉब्लम्स दैट यू गेट फ्रॉम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंक्रीजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और हर साल एमएसपी महंगाई की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ रहा है, तो फार्मर्स और ज्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है हमारे देश में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अच्छा ये एक चार्ट देख लो भैया, अंत्योदय अन्न योजना का, टाइम ही नहीं आ पा रहा है, ये चार्ट देख लो। ये चार्ट ये दिखा रहा है कि फूड ग्रेन स्टॉक्स इन सेंट्रल पूल एंड इट्स स्टॉकिंग नॉर्म्स। ये बेसिकली कह रहा है कि हमारे पास इतना अनाज होना चाहिए और हमारे पास इतना अनाज है, हमारे पास इतना अनाज होना चाहिए और हमारे पास इतना अनाज है। तो मतलब क्या है, हम जबरदस्ती ज्यादा खाना हम अपने अनाज गोदाम में भर रहे हैं, हमारे बफर स्टॉक में ओवरफ्लोइंग हो रही है, हमारे बफर स्टॉक में खाना सड़ रहा है, हमारे बफर स्टॉक में चूहे खा रहे हैं हमारा खाना, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा बफर स्टॉक है। और अभी भी देश में लोग भूखे सो रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा खाना भरे बैठे हैं और वहां पे गरीबों तक खाना अभी भी पहुंच नहीं पा रहा है, इतनी सारी स्कीम्स के बावजूद भी। तो ये है प्रॉब्लम बच्चा। नाउ लेट्स कम टू अंत्योदय अन्न योजना। शॉर्ट नोट आ सकता है अंत्योदय अन्न योजना पे। कब बनी थी भैया ये स्कीम? दिसंबर 2000 में बनी थी।
क्या किया इस स्कीम ने बोला जो गरीबों में भी से सबसे गरीब लोग हैं ना उनको टारगेट करते हैं। तो इस स्कीम ने 1 करोड़ लोग आइडेंटिफाई किए इंडिया में जो गरीबों से भी गरीब फैमिलीज को बिलोंग करते थे। अब पूरे हर स्टेट में बोला कि अपने अपने स्टेट में बीपीएल सर्वे कराइए, बिलो पॉवर्टी लाइन, और पता करिए कि कौन से लोग हैं जो अंत्योदय अन्न योजना के लिए एलिजिबल होने चाहिए। ठीक है, फिर उन लोगों को हमने बोला कि 25 किलो राशन प्रोवाइड किया जाएगा आपकी फैमिलीज को, 2 रुपए किलो में आपको मिलेगा गेहूं और 3 रुपए किलो में मिलेगा आपको चावल। देखो कितना सस्ता है, मार्केट में कितना महंगा मिलता है। फिर बाद में बोला हमने स्कीम में 2002 में हमने स्कीम में एक फेरबदल किया और हमने बोला 25 किलो से काम नहीं चल रहा, चलिए कोई नहीं, हम आपको 35 किलो राशन प्रोवाइड करेंगे। शुरुआत की थी हमने 1 करोड़ लोगों से और अब जाके हमारे देश में 2 करोड़ लोग अंत्योदय अन्न योजना के अंदर खाना खाते हैं, यानी कि राशन पाते हैं। सो दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल स्कीम। ऐसी और भी बहुत स्कीम है जो सिलेबस में नहीं है। अब चलते हैं आगे। हाँ, अब बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी तक हमने किसकी प्रॉब्लम की, एफसीआई की क्या प्रॉब्लम होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की क्या प्रॉब्लम होती है, देख लिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम होती है, गरीबों को राशन देने में भी कोई प्रॉब्लम आती है क्या? जी बिल्कुल आती है। जो राशन देने वाले अंकल होते हैं वही अंकल कौन होते हैं, वो करप्ट होते हैं। जो राशन शॉप पे बैठे होते हैं, फेयर प्राइस शॉप पे जो लोग बैठे होते हैं वो करप्ट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, या तो जिस दिन दुकान खुलनी होती है उस दिन दुकान ही नहीं खोलते, जब मन करता है खोलते, जब मन करता है नहीं खोलते। उनको क्या मतलब, सरकार से तो पैसा आ ही रहा है, उनको सैलरी तो आ ही रही है। कभी कभी क्या करते हैं, सरकार की तरफ से जो अनाज आता है वो तो वो ओपन मार्केट में बेच देते हैं और पैसे रख लेते हैं अपने घर में। और गंदा सा अनाज, मान लो सरकार ने दिया था भैया बासमती चावल उन्होंने मार्केट में बेच दिया और पैसे कमा के रख लिए घर में, और गंदे से चावल खरीद के ले आए कि गरीबों को तो कोई भी चावल बेच देंगे हम। ठीक है। तीसरा, सेलिंग पुअर क्वालिटी क्रॉप्स एट राशन शॉप। ये तो हर जगह देखा जाता है इंडिया में, ओवरऑल बहुत जगह, ऑलमोस्ट हर जगह देखा जाता है कि राशन शॉप से आप जो राशन लाओगे ना उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है एज कंपेयर टू आप जब मार्केट से अच्छे पैसे में खरीद के लाओगे। क्यों? क्या सरकार गंदा राशन देती है गरीब लोगों को? सरकार नहीं देती यार। ये जो राशन शॉप पे लोग बैठे रहते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि सरकारी राशन को तो बेच देते हैं और गंदा सा राशन लाके गरीबों को बांट देते हैं। तो इससे क्या आता है, जो गरीब लोग भी यार इतना गंदा राशन थोड़ी खाएंगे, तो वो बोलते हैं यार हमें नहीं चाहिए राशन, हम किसी और फेयर प्राइस शॉप से रख लेंगे। अब वो राशन वापस कहाँ चला जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में चला जाता है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलता है भैया हमारे अनाज गोदाम भरे हुए हैं, हमारे अनाज गोदाम बफर स्टॉक से भरे हुए हैं, अब हम तुम्हारा ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आया हुआ कहाँ से रखे राशन। तो वहां पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे और ज्यादा फर्क पड़ना लग जाता है। साथ में एक और प्रॉब्लम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, वो ये है कि पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबके लिए ओपन था तो सारी खपत हो जाती थी, सरकार जो भी अनाज भेजती थी वो सब लोग ले लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया कि हमने रिवैम्प कर दिया, टारगेट कर दिया, तो सिर्फ गरीबों से गरीब लोगों को अनाज मिलता है, तो उसकी वजह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आ गया थोड़ा सा डेक्लाइन। सो ये प्रॉब्लम है दो हमारी पीडीएस सिस्टम की। नाउ नेक्स्ट इज लास्ट टॉपिक इज रोल ऑफ कॉपरेटिव्स। बट बिफोर दिस लास्ट टॉपिक आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आज चैप्टर पढ़ने में मजा आया मुझसे तो बाकी जो लेक्चर्स हैं हमारे चैनल पे वो भी देखिएगा। सोशलिज्म इन यूरोप बच्चों को बहुत पसंद आया है और फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत पसंद आया है, तो प्लीज उन्हें देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, है ना। चलो आगे चलते हैं। रोल ऑफ कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स क्या होते हैं भैया? कोऑपरेटिव्स होते हैं बच्चा ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो एक इंसान नहीं चलाता बल्कि बहुत सारे लोग चलाते हैं। अब जैसे रिलायंस है, क्या रिलायंस एक कोऑपरेटिव है? नहीं, रिलायंस एक कंपनी है, एक बिजनेस है। अब उसमें लोग हैं लेकिन 8-10 लोग होंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बहुत सारे लोग होते हैं, 100-200 लोग, 25-50 लोग, 2000-3000 लोग भी हो सकते हैं, राइट। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है बच्चा कि अगर एक इंसान काम करेगा या करेगी तो उसके दिमाग पे भैया, उसका दिमाग फिर गया तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, बुरा करेंगे। अगर दिमाग नहीं फिरा तो काम बहुत अच्छा करके देंगे। तो हमारी जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, हमने देखा कि वहां पे जो इंसान बैठा या बैठी हुई होती है, सरकारी मुलाजिम जो बैठे हुए होते हैं, वो बहुत धांधली करते हैं, वो बहुत करप्शन करते हैं। तो हमने क्या किया, फेयर प्राइस शॉप्स को कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह बनाने की कोशिश की। तमिलनाडु ने काम उठाया, तमिलनाडु में बहुत सक्सेसफुल हुआ। तमिलनाडु का पीडीएस सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। केरला और तमिलनाडु ने क्या किया, 94% अपनी राशन की जो सरकारी दुकानें थी उन्हें कोऑपरेटिव्स में कन्वर्ट कर दिया। अब उसपे कोई एक इंसान नहीं बैठता, उसपे ग्रुप ऑफ पीपल उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। तो अगर एक इंसान का मन कर भी रहा होता है कुछ घपले करने का, बाकी लोग डांट लगा देते हैं। तो फेयर प्राइस शॉप्स अच्छे से काम करती है। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के मदर डेयरी नाम की ब्रांड खोली गई थी।
मेरी फेवरेट आइसक्रीम है दुनिया में मदर डेयरी, ठीक है। तो मदर डेयरी क्या करती है, लोगों को आज भी मिल्क और फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज रेट पे, और उस रेट पे प्रोवाइड करती है जो दिल्ली गवर्नमेंट रेट बोलती है, ठीक है। मन मुताबिक रेट नहीं होता है, दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है उस रेट पे देती है, और हमेशा मार्केट से सस्ता ही मिलता है। आप कभी मार्केट में पनीर खरीदो ना, 200 रुपए किलो आएगा, मदर डेयरी का पनीर आपको फिर भी 110 100 रुपए किलो तो नहीं मिलेगा, ग्राम होता है, 200 रुपए 100 ग्राम्स के होते होंगे, इतना 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 तो महंगा होगा यार पनीर, मेरे को याद नहीं, बट यार सस्ता ही मिलता है मार्केट रेट से। देन गुजरात का जो अमूल है, अमूल की भी आइसक्रीम खाई होगी आपने, वो उसने तो देश में हमारे व्हाइट रेवोल्यूशन ही कर दिया था। गुजरात के घर घर से दूध की नदियां बहा के पूरे देश में दूध प्रोवाइड किया था, और आज देखो अमूल इतना बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके मिल्क से रिलेटेड घी बटर सब कुछ आता है, और सब कुछ अच्छी क्वालिटी का आता है, और सब कुछ अफोर्डेबल प्राइसेस का आता है। आपको मैं एक बात बताऊं, मार्केट में जो भी आइसक्रीम आ रही है ना, जितनी भी आइसक्रीम आप महंगी महंगी आइसक्रीमें खाते हो, जो भी आप आइसक्रीम खाते हो, वो ना आइसक्रीम नहीं होती, वो होता है फ्रोजन डेजर्ट। आइसक्रीम क्यों नहीं होती, क्योंकि आइसक्रीम को आइसक्रीम बोलने के लिए उसमें असली दूध होना जरूरी है। लेकिन हमारे जो अमूल की आइसक्रीम आती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक ऑर्गेनाइजेशन अमूल, अमूल की जो आइसक्रीम आती है ना, दैट इज एक्चुअल आइसक्रीम, उसमें एक्चुअल मिल्क होता है, ठीक है। सो द पेरेंट्स वाचिंग दिस, प्लीज प्रेफर अमूल आइसक्रीम इफ यू वांट योर किड्स टू हैव आइसक्रीम। एनीवे आगे चलते हैं। महाराष्ट्र ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से एक अलग सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम है एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, बोला जाता है इसे एडीएस। एडीएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा। एडीएस क्या करती है, बाकी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस को वो सपोर्ट करती है, एनजीओस की ट्रेनिंग कराती है, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करती है, और एनजीओस को बोलती है कि देश में फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करो। तो एडीएस ने अपने अंडर बहुत सारी एनजीओस को हायर करके, हायर भी नहीं सपोर्ट करके, उन्होंने कई जगह महाराष्ट्र में ग्रेन बैंक्स खोले हैं बच्चा। ग्रेन बैंक्स यानी कि अनाज के बैंक्स, जहां पे जिसके पास ज्यादा अनाज है वो जाके वहां सबमिट कर सकता है, और जिसके पास कम अनाज है वो वहां से जाके अनाज को इशू करा सकता है। तो दिस सिस्टम, दो दिस इज नॉट सरकारी सिस्टम, दिस इज नॉट एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सिस्टम, बट स्टिल एडीएस सिस्टम ने महाराष्ट्र के कोने कोने में जाके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में सरकार की बहुत मदद की है। सो दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू टीच यू टुडे। I hope you enjoyed the lecture as much as I liked teaching you. मेरा एक टेलीग्राम अकाउंट है बच्चा, सोशली शुभम करके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अपने नोट्स को ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा, एंड और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड टाटा।